नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज का हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में टॉपिक है मैक्स बोन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फर्दर प्रोसीड करने से पहले क्वांटम मैकेनिक्स में ये हमें आना चाहिए, समझ में आई बात। तो आज जो पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं आपका 2-3 सेकंड लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि देखो मैंने कल भी ये बात डिस्कस की थी प्रीवियस क्लास में कि देखो जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना बंदे 75% है और चैनल को देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, ठीक है, और 25% जिन ही है मात्र जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो देखो कितनी गलत बात है ये, ठीक है ना। ये ऊपर से तो देखो मैं आपको फ्रीली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, और जिस तरीके से मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ इतना अच्छे से कर रहा हूँ कि इवन आप मेरी बातों को भी ना सुनो ना, जो मैंने सिर्फ पढ़ाया है ना वो सिर्फ आप रफली नोट भी कर लो ना, ठीक है ना। तो इतना ब्यूटीफुल नोट्स मैंने बनाए कि आप खुद भी पढ़ पाओगे, ठीक है। अब देखो मेल में क्या है 62.6% और फीमेल में 37% अप्रोक्सीमेटली। तो ये है जो लोग देख रहे हैं। देखो महिलाओं की तादाद ज़्यादा है और बोलते हैं कि फिज़िक्स लेडीज़ नहीं पढ़ती हैं, ठीक है ना, लड़कियां फिज़िक्स नहीं पढ़ती हैं। देखो कितनी बिल्कुल ये उल्टा हो रहा है यहाँ पे। और मैं जानता हूँ मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स जो है ना वो लड़कियां ही हैं, क्योंकि कमेंट से पता चल जाता है, ठीक है ना। तो लड़कों से मैं उम्मीद करूँगा कि वो बिल्कुल थोड़ा सा जेन्युइनली सोचे। और आप और चीज़, यदि मान लीजिए चैनल किसी लड़की का होता ना, ठीक है ना, अब वो कुछ भी पढ़ाए उल्टा सीधा या कुछ और भी चीज़ हो तो डेफिनेटली वो उसको सब्सक्राइब करते, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों से आगे बढ़िए। मैं और ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आज हमने पढ़ना है इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। तो मैक्स बोन ने किस तरीके से वेव फंक्शन को इंटरप्रेट किया, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि 3 डायमेंशन में हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी हम 1 डायमेंशन में कैसे निकालेंगे, और प्रोबेबिलिटी हम एक फाइनाइट रीजन में किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, समझ में आई बात। फिर डायमेंशंस ऑफ वेव फंक्शन, ये मैं आपको डायमेंशंस के बारे में बताऊंगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, आप देखो CSIR है, गेट है, जेस्ट है, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के ना कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक भी मैं आपको आज कराऊंगा, समझ में आई बात। तो उम्मीद करता हूँ आप बने रहेंगे मेरे साथ। आपको कोई डाउट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। अब देखो वेव फंक्शन के बारे में जानना है, ठीक है। तो देखो यदि आपको प्रीवियस क्लासेस आप फॉलो कर रहे हो तो मैंने बताया था आपको कि देखो जो कोई एक पार्टिकल होता है तो डी ब्रोगली ने क्या कहा था, उस पार्टिकल के साथ क्या एसोसिएटेड है, वेव, ठीक है ना। तो वेव इज एसोसिएटेड विद दैट पार्टिकल। तो उस वेव को डिस्क्राइब कौन करता है, वेव फंक्शन करता है। समझ में आई बात, कौन करता है, वेव फंक्शन करता है। तो वेव फंक्शन किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वेव के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देता है। ये प्रीवियस क्लासेस में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस की है, सारी A to Z। आप प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। तो वेव फंक्शन लेकिन किसके साथ एसोसिएटेड है, पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में यदि हमें वेव फंक्शन के बारे में पता है तो यानी हम पार्टिकल के बारे में पता कर सकते हैं, समझ में आई बात। तो वेव फंक्शन क्या बताता है, वेव की कैरेक्टरिस्टिक बताता है जो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है, समझ में आई बात। तो क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है ये, ठीक है ना, एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है एक्चुअली में। तो वेव फंक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्वांटिटी दैट मैथमेटिकली डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करती है, ये वेव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टिकल। समझ में आई बात, क्या डिस्क्राइब करता है, वेव कैरेक्टरिस्टिक। तो ध्यान, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में एक वेव फंक्शन का एग्जांपल। तो एक वेव फंक्शन को हम किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना, ये समझ में आई बात, -k⍵t। ये मेरे पास क्या एक प्लेन वेव है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम लिखते हैं वेव फंक्शन को। ये हमारे पास क्या है, फाई क्या है, वेव फेज है, और ए क्या है, एम्पलीट्यूड,
ठीक है ना। जिस तरीके से क्लासिकल फिजिक्स में यदि मात्र हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए तो हम उस पार्टिकल का सब कुछ निकाल सकते हैं, उसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, मोमेंटम निकाल सकते हैं, वहाँ से उसका एनर्जी निकाल सकते हैं। यदि मास भी पता चल जाए तो पोजीशन वेक्टर पता चलने से उस पार्टिकल की हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। इसी तरीके से ना क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल के साथ क्या एसोसिएटेड होती है, वेव। तो यदि हमें एम्पलीट्यूड पता चल जाए और फेज पता चल जाए तो हम उस पार्टिकल की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता कर सकते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में चीज़ें आपको बताई थी कि चीज़ें किस तरीके से होती हैं। तो ये है, ठीक है ना। तो जो हमारे पास वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है जो वेव कैरेक्टरिस्टिक बताता है पार्टिकल का। तो जब ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो इसका कोई डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग तो होता नहीं। अब देखो डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग कहने का मतलब क्या है, अब मान लो आप शॉप पर गए, ठीक है ना। अब देखो जैसे मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ तो मैंने कहा 2 आयोटा लिखा, ठीक है ना। ये मेरे पास कोई रियल नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मैं शॉप पर जाता हूँ और मैं कहूँ मुझे 2 आयोटा की क्या चाहिए, ठीक है ना, चॉकलेट चाहिए। समझ में आई बात। तो मुझे चॉकलेट क्या देगा शॉपकीपर, उसको पता ही नहीं चलेगा 2 आयोटा क्या है। यदि मैं कहूँ मुझे 2 चॉकलेट चाहिए, समझ में आया, तो क्या मुझे वो चॉकलेट देगा, बिल्कुल देगा। तो 2 चॉकलेट कहना या 2 टॉफ़ी कहना इट हैज़ अ फिजिकल मीनिंग, लेकिन 2 आयोटा चॉकलेट बोलना, 2 आयोटा टॉफ़ी बोलना इट डजेंट मेक एनी सेंस। समझ में आई बात, ठीक है। तो हम यहाँ से अब क्या समझे हैं, तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, कोई फिजिकल मीनिंग इसका है नहीं। लेकिन जिसका फिजिकल मीनिंग है ना, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल यदि है तो उसको फिजिकल मीनिंग देता है। कब, द ओनली क्वांटिटी हैविंग अ फिजिकल मीनिंग इज द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड या स्क्वायर ऑफ इट्स मॉडुलस। अब देखो कैसे, अब मान लो मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, जैसे सपोज ए आयोटा प्लस बी, ये मेरे पास क्या है, एक फिजिकल कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। इसका मुझे मीनिंग पता करना है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसका कॉन्जुगेट ले लूँगा। क्या ले लूँगा, कॉन्जुगेट ले लूँगा। तो कॉन्जुगेट कैसे मिलेगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट है ना, माइनस आ जाएगा। समझ में आई बात। तो मैं क्या करूँगा, रियल वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट के मैं मल्टीप्लाई करूँगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो इनका मुझे प्रोडक्ट कितना मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये मुझे इनका प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट क्या आया है, रियल आया। क्या आया है, रियल आया। समझ में आई बात। तो द ओनली क्वांटिटी हैविंग अ फिजिकल मीनिंग इज द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी मैं इस जो ये था ना, मैं इसको क्या लिख सकता था, ये लिख सकता हूँ। समझ में आया बात, मॉडुलस का स्क्वायर। तो जो फिजिकल मीनिंग होगा ना वेव फंक्शन का, तो वो सिंपली हमें फाई आर डॉट टी कोमा टी इससे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा, किसके साथ, इसके कॉन्जुगेट के साथ। समझ में आया बात। तो ये टर्म मुझे मिलेगी और इसी का फिजिकल मीनिंग होता है। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी पार्टिकल के बारे में। तो जो प्रोडक्ट है वेव फंक्शन का और उसके कॉन्जुगेट का क्या है, रियल है और पॉजिटिव है, ठीक है ना। कब, जब फाई 0 नहीं होना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है, 0 हो जाएगा तो एक 0 के इक्वल आ जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना। अब आगे बढ़ो। तो ये बात तो हमें पता चल गई यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो मैं ना बहुत इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको ताकि कुछ दिक्कत ना हो। अब मैं आपको वेव फंक्शन का इंटरप्रिटेशन बता देता, आपको बता देता कि हमारे पास ये है, इसको स्क्वायर करने पे ये आता है, ठीक है। लेकिन क्यों किया हमने स्क्वायर, समझ में आई बात। तो वो तो पता होना चाहिए ना। तो मैंने अभी आपको समझाया क्या है। अब ध्यान से देखो, तो प्रोडक्ट क्या होता है, रियल पॉजिटिव होता है। तो 1927 में ना बोर स्टेटेड दैट फॉर द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन, यदि 3 डायमेंशन में एक पार्टिकल है तो जो ये प्रोडक्ट होगा ना, ये जो मैंने अभी ऊपर प्रोडक्ट लिखा, ठीक है ना, कैसे लिख लो। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जैसे मैं आपको बताऊं, मास डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, है ना, जिसको हम सिंपली डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब हो गया डेंसिटी अपॉन में वॉल्यूम। समझ में आया। तो बोर्न ने क्या कहा, मैक्स बोर्न ने कहा जो ये क्वांटिटी है ना, ये प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम बताती है उस पार्टिकल की एट पोजिशन और, ठीक है ना, एट टाइम टी।
अब ऐसा कैसे, देखो ध्यान से, यदि मैंने आपको जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था ना, तो यदि आपको ध्यान हो तो उसमें मैंने आपको बताया था क्या, कि जो इंटेंसिटी होती है ना, अब जैसे यहाँ से एक पार्टिकल है ना, ये मेरे पास स्क्रीन होगी, तो जब पार्टिकल गया, तो पार्टिकल जब इससे पास हुआ, तो बहुत सारे पार्टिकल मैं यहाँ से पास कराऊंगा, तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल इस मिडल रीजन पर ही तो आएंगे, और ऊपर की तरफ जाऊंगा, नीचे की तरफ जाऊंगा तो पार्टिकल्स मुझे कम मिलेंगे, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो है, ठीक है ना, जो इंटेंसिटी है वो यहाँ मैक्सिमम मिलेगी, तो पार्टिकल के होने की संभावना भी मुझे यहाँ मैक्सिमम मिलेगी। तो जो समझ में आई बात, तो इंटेंसिटी एक्चुअली में क्या था, इंटेंसिटी क्या था, ये तो था मैंने आपको बताया था, यदि ध्यान हो, ठीक है ना, तो मॉडुलस का स्क्वायर, वेव फंक्शन जो होता है उसका मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, इंटेंसिटी मिलेगा, और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, प्रोबेबिलिटी के साथ। भाई जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया टाइम ज़्यादा होंगे, वहाँ ही तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी पार्टिकल के होने की। तो ये जो मेरे पास प्रोडक्ट है ना, ये क्या देगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देगा। मैं 3 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ ना, तो ध्यान रखना, तो प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम देगा मुझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यदि मैं 3 डायमेंशन में बात करूं, ठीक है, अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड द वॉल्यूम एलिमेंट। अब यदि आपने गौर से देखा हो ना, ऊपर यहाँ पे देखो, ये मेरे पास तो देखो, यदि मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी अपॉन में वॉल्यूम, तो प्रोबेबिलिटी अपॉन में वॉल्यूम क्या, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, यदि इसमें वॉल्यूम की मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी मिलेगा। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जो प्रोडक्ट होगा ना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का और वॉल्यूम का, देखो ये रहा, तो ये तो था मेरे पास क्या, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और उसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दी, वॉल्यूम की, ये क्या था मेरे पास, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये भी मैंने बताया, पर इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है हमारे पास, ठीक है ना। अब उसमें मैंने किसकी मल्टीप्लाई कर दी, वॉल्यूम की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। समझ में आया, जैसे मैंने अभी यहाँ बताया, ठीक है। तो इस टर्म को हम कैसे लिखेंगे, डीपी, ये तो आप मैथमेटिक्स में सिंपल सा पार्ट है, पी डी टी, ये मेरे पास क्या आ गया, डिफ्रेंशिएशन करके ये आ गया। यदि मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी भी मिल जाएगी। देखो इसको मैंने ये लिखा, ठीक है। देखो वॉल्यूम एलिमेंट को काफ़ी बुक्स में देखो डी टाउ भी लिखते हैं, है ना, आप काफ़ी बुक्स में देखोगे डी क्यूब आर भी लिखते हैं, या डी एक्स डी वाई डी जेड भी लिखते हैं। तो आपकी मर्जी है कैसे आपको सूटेबल हो, है ना, वैसे लिख लो। आप फाई को ऐसे भी लिखते हैं, मैं आपको बताऊं, देखो आर एन एस को ऐसे लिखेंगे एक्स वाई जेड, ठीक है ना, फिर कोमा टी, और ये ऐसे भी लिखते हैं। तो बात एक ही है, ठीक है ना, 3 डायमेंशन में ही तो लिखा हुआ है, तो ऐसे लिखते हैं, कैसे भी लिख लो, आपका मर्जी है। समझ में आई बात। तो जो प्रोडक्ट होगा ना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और वॉल्यूम एलिमेंट का, वो ये होगा, और यही क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है पार्टिकल। इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल विल बी फाउंड इन द वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ लोकेटेड बिटवीन आर एंड आर प्लस डी आर एलिमेंट एट टाइम टी, यानी ठीक है ना, इन दो पोजीशन वेक्टर के बीच में जो वॉल्यूम है ना, ठीक है ना, टी टाइम पे, उसमें हमारा पास क्या है, पार्टिकल है, ठीक है। अब देखो इसको मैं आपको विजुअलाइज करना बताता हूँ। इमेजिन करो आपके पास कोई स्फेयर है ना, ठीक है ना, तो ये मेरे पास क्या होगी, रेडियस होगी, ठीक है, और इस मेरे पास ये क्या होगा, डी, स्फेयर में ये पोर्शन क्या होगा, डी आर हो गया, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो बड़े वाला रेडियस तो आर प्लस डी आर हो गई, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो गई, सिर्फ और सिर्फ आर होगी। तो इमेजिन करो 3 डायमेंशन में जो ये वाला पोर्शन होगा ना, कि 3D में, ठीक है ना, तो वो किसके बीच में होगा, आर और आर प्लस डी आर के बीच में होगा। तो इन दोनों के बीच का जो वॉल्यूम होगा, स्फेयर तो मैंने एज एन एग्जांपल आपको बताया, शेप कैसी भी हो सकती है, ठीक है। तो उस 3D में जो प्रोबेबिलिटी होगी मेरे पास ये होगी, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, टिपिकल नहीं है। यदि मैं बात करूँ 1 डायमेंशन में, तो देखो 1 डायमेंशन में क्या होगा, सिंपली तो ये तो मेरे पास क्या होगा, देखो अब मैंने आर वेक्टर लिया था, है ना, एक्स वाई जेड। अब मेरे पास सिर्फ एक मोशन पे एक ही डायमेंशन में रहता, सिंपली मैंने एक्स लिखा, ये एक्स कोमा टी, इसका मॉडुलस हो गया, यहाँ डी एक्स आ जाएगा, वॉल्यूम नहीं आएगा क्योंकि एक ही डायमेंशन की बात हो रही है, ठीक है ना। इस क्वांटिटी को मैंने क्या लिखा, दिस वन, ठीक है, और
इसको मैंने क्या लिखा, ये, और ये dx हो गया। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। तो ये क्या बता रहा है, ठीक है ना। अब देखो ये तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा क्या, हाँ, लेकिन यहाँ पर पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा, ये वॉल्यूम डेंसिटी नहीं है। समझ में आई बात। देखो ये मैं आपको बताऊंगा, इसको हम प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वो लेंथ बोलते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो तो ये क्या है, लेंथ की मल्टीप्लाई होगी ना, तो ये प्रोबेबिलिटी बताएगा पार्टिकल की ओवर ए स्मॉल डिस्टेंस dx एट टाइम t, ठीक है। यानी एक मेरे पास 1 डायमेंशन में ना, मान लो मेरे को यहाँ से मेजरमेंट करना है, ठीक है, तो पार्टिकल की मान लो ये dx हो गया, ठीक है ना, x प्लस के dx हो गया, ये वाला लेंथ है ना, और ये वाला लेंथ कितना हो गया x। तो यानी इस रीजन में dx रीजन में, ठीक है ना, पार्टिकल के होने की संभावना कितनी है, मैं इसका इंटीग्रेट करके निकाल सकता हूँ। समझ में आई बात। तो इस छोटे से रीजन में पार्टिकल के होने की संभावना dp है, इस छोटे से रीजन में पार्टिकल के होने की संभावना कितनी है, dp। इंटीग्रेट करके मेरे पास पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही है इसकी, इन दिस केस ना जो क्वांटिटी है ना ये वाली, ठीक है ना, ये जो मॉडुलस का स्क्वायर होता है, वहाँ पर तो हमारे पास क्या था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम 3D में। अब यहाँ ये क्या होगा, सिंपली पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, क्या होगा, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ बोलेंगे। समझ में आई बात। अब देखो कोई मेरे को फाइनाइट रीजन में लेना है, किस में लेना है, फाइनाइट रीजन में लेना है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो कुछ नहीं करना आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन सम फाइनाइट रीजन x1 x2, ठीक है। एक रीजन है L, उसके डायमेंशंस दे दी, मान लो मेरे पास क्या है, ये मान लो क्या हो गया x1, और ये मेरे पास क्या हो गया x2, ठीक है ना, ये रीजन हो गया, और ये पूरा यहाँ से x2 माइनस x1 मान लो क्या है L है, ये लेंथ कितनी है L है। समझ में आई बात। तो यहाँ से मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो ये x1 हो गया, और वहाँ से यहाँ से लेके x2 हो गया, तो x2 माइनस मैं x1 करूँगा तो मेरे पास L मिलेगा। यानी इस रीजन में प्रोबेबिलिटी क्या है, पार्टिकल के होने की, फाइनाइट रीजन है मेरे पास है। तो कुछ नहीं करना, सिंपली मेरे पास क्या था, इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे ना, देखो तो प्रोबेबिलिटी इन फाइनाइट रीजन L क्या होगी, x1 से x2 x t, x1 से x2 ना, इंटीग्रेट जब करेंगे दोनों साइड, तो ये मेरे पास सिंपली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। समझ में आई बात, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब देखो मैं मान लो ऐसे होता, a से b ले लिया, ठीक है ना, ये फाइव dx, या मान लो जो भी लिमिट है x1 x2 लिया, a b जो भी आपको लेना है। समझ में आई बात। अब देखो नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है। अब हमने देखो क्या, देखो सिंस पार्टिकल मस्ट ऑलवेज बी समवेयर इन स्पेस, भाई पूरे स्पेस की मैं बात करूँ, ठीक है ना, ऑल स्पेस की बात करूँ, तो पार्टिकल ऑल स्पेस में कहीं ना कहीं तो होगा, है ना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसके फाइंड होने की स्पेस में, यूनिटी। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो हमेशा कितनी होती है, 1 ही होती है ना। समझ में आई बात। मान लो मेरे पास ये पूरा स्पेस हो गया, तो इसमें पार्टिकल कहीं है, तो इसमें पार्टिकल के होने की संभावना कितनी होगी, 1, ठीक है। लेकिन मैं इसी स्पेस के एक छोटे से रीजन में खोजना चाहूँ, तो वहाँ मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी भाई यहाँ कितनी प्रोबेबिलिटी है। समझ में आई बात। तो लेकिन टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, 1 होगी। तो ऑल स्पेस की यदि मैं बात करूं, जो प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है, उसमें जो वॉल्यूम की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, सीधी सी बात है, स्पेस में, ठीक है ना, ऑल स्पेस में। या मैं इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ले लिया, मतलब सब कुछ इंक्लूड कर लिया हमने, ठीक है। और या हम इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं। समझ में आई बात, ये वॉल्यूम होगा, बात एक ही है, ठीक है। समझ में आई बात। तो अब इसको नॉर्मलाइजेशन क्यों बोलते हैं, देखो वेव फंक्शन है ना, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ना, हमने यूनिट कर दिया, नॉर्मल कर दिया उसको, है ना, 1 बना दिया, ये 1 के इक्वल आ गई ना प्रॉपर्टी, तो उस वेव फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइज्ड टू यूनिटी, क्या, नॉर्मलाइज्ड टू यूनिटी, और सिंपली नॉर्मलाइज्ड बोलते हैं उसको। समझ में आया नॉर्मलाइजेशन ऑफ द वेव फंक्शन क्या होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी होगी, 1 होगी। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर ना बहुत कुछ निकाल सकते हैं। मान लो मेरे पास एक वेव फंक्शन दे दिया, उसका एम्पलीट्यूड दे रखा है, मान लो कुछ, ठीक है ना, तो मैं उसका एम्पलीट्यूड निकाल सकता हूँ। यहाँ पर वेव फंक्शन को रखो, इसको सोल्व करो, क्या पता एम्पलीट्यूड आ जाए। समझ में आई बात, ठीक है, ये है।
तो यदि कोई वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करो तो वो नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। तो जो नॉर्मलाइज्ड कंडीशन होगी ना वन डायमेंशन में, किसमें, वन डायमेंशन में, ये तो 3D में लिखा हुआ था, सिंपल है, -∞ इन्फिनिटी x, t dx इज इक्वल टू 1। समझ में आए बात, ठीक है, ये था। अब यदि मैं बात करूँ डायमेंशंस ऑफ द वेव फंक्शन, अब बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो क्या, जो स्क्वायर्ड वेव फंक्शन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैंने बताया था आपको, ये रिप्रेजेंट करता है सिंपली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी प्रोबेबिलिटी अपॉन में वॉल्यूम। अब देखो यदि मैं स्क्वायर को उधर लेके जाऊंगा तो सिंपली क्या हो जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी का क्या हो जाएगा 1/2, वॉल्यूम डिनोमिनेटर में तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या है, ये तो एक डायमेंशनल लेस नंबर है, तो ये तो प्रोबेबिलिटी तो सिंपली एक नंबर ही होता है ना, 0 1 है ना, 0 और 1 के बीच में होती है ना हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है, 0 और 1 के बीच में होती है, तो एक नंबर होता है, इसका तो कोई डायमेंशन है नहीं। डायमेंशन किसका होता है, वॉल्यूम का क्या होता है, L³ होता है, ठीक है। तो मैंने देखो वेव फंक्शन को डायमेंशन की फॉर्म में मैं ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट लगा के ना, स्क्वायर ब्रैकेट इस तरीके से, ठीक है। ये जैसे वॉल्यूम L³ को लिखा हुआ है ना, तो देखो इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन इसका क्या होगा, सिंपली इसका डायमेंशन नहीं होता तो L³ लिखा और पावर में -1/2 है, तो ये मेरे पास L -3/2 आ गया। समझ में आई बात। लेकिन ये तो 3 डायमेंशनल के लिए था, 1 डायमेंशन की यदि मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है, देखो 1 डायमेंशन में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ होता है, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम तो नहीं होता है ना। सिंपली बात है, स्क्वायर इधर जाएगा, सिंपली ये आएगा, सेम टर्म है ना, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं है, लेंथ का डायमेंशन होता है, ठीक है। तो मेरे पास लेंथ का केस में कहेगा -1/2 L लिखेंगे ना, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बात को ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे पूछता है और ये पूछा गया है, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।